नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 38वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है ना, तो इसका मैं जो थ्योरी क्लास है वो आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। और आज का ये जो आप लोगों का टॉपिक है ना, वंशानुक्रम एवं वातावरण, तो इसमें ना हम लोग जितने भी प्रकार के एमसीक्यू सीरीज़ बन सकते हैं उन तमाम प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। क्योंकि एक एक जो टॉपिक है आप लोगों का ना, उसमें से ना 20 से 25 अगर प्रश्न कर लोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। इस टाइप के अगर टॉपिक में से प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने शब्दों में भी समझा देता हूँ कि वंशानुक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को सरल तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि आप लोग जब ना क्वेश्चन को करो ना, तो आप लोगों को किसी प्रकार से कठिनाई ना हो और आप लोग आसानी से समझ जाओ। और सारा जो क्वेश्चन रहेगा उन सारी चीज़ों को मैं सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को वंशानुक्रम क्या होता है इसके बारे में अपने शब्दों में समझा देता हूँ। तो वंशानुक्रम कहने का मतलब ये होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने माता पिता को जो आनुवंशिकता होता है, जो लक्षण होता है ना, जैसे आँखों का रंग, बाल का रंग, उसके अलावा जो बॉडी का जो रंग होता है, सेम टू सेम जो माता पिता में होता है उसी प्रकार से बच्चों में जो ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। और सरल तरीके से और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं वो एकदम प्योर वाइट तरीके से, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग होते हैं वो, जिसको हम लोग अपने शब्दों में विदेशी बोल देते हैं, है ना। तो प्योर वाइट जो होता है जो लोग ना, तो उनका आप लोगों ने जनरली देखा होगा, उनका जो पुत्र होता है, जो बेटा बेटी होते हैं, वो भी सेम उसी के कलर का वाइट होता है। और जिनका बाल ना एकदम सफ़ेद रहता है उसके बेटे बेटियों का भी सफ़ेद हो जाता है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी के माता पिता को ना बहुत ही कम उम्र में चश्मा लग गया है, तो जनरली उसके पुत्र को, पुत्रियों को भी ना बहुत जल्दी उसको भी चश्मा लग जाता है। एक चीज़ आप लोगों ने और नोटिस किया होगा कि मान के चलो किसी के माता पिता को ना अगर डायबिटीज़ होगा ना, तो सेम टू सेम उसके बच्चे को भी आने वाले टाइम पे उसको भी हो जाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, मतलब पिता के द्वारा पुत्र में या पुत्रियों में जो गुण आते हैं ना, तो उसको हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहता है। समझ में आया आप लोगों को वंशानुक्रम क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से वातावरण, वातावरण आप कहने का मतलब यह है कि ना, वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण जो होता है वो एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। मान के चलो दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति का जो जन्म है वो भारत में हुआ है, दूसरे व्यक्ति का जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ है। और मान के चलो भारत में हुआ ना, तो वो जो टेक्नोलॉजी के बारे में है वो जानेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो जानेगा ना, वो अमेरिका का जो व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा जानेगा, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो अलग होगा। और एक बच्चा जो रहेगा ना, इसके नॉलेज में फ़र्क होगा और भारत के जो व्यक्ति है उसके नॉलेज में भी फ़र्क पाएगा। और सरल तरीके से आप लोगों को समझाओ ना, तो मान के चलो यही दो बच्चा है, एक जो बच्चा है वो गांव में जन्म लिया है और दूसरा जो बच्चा है वो शहर में जन्म लिया है। दोनों के वातावरण में पर्याप्त अंतर पाया जाएगा। जैसे मानो ना कि ये जो गाँव का बच्चा है वो खेती बाड़ी के बारे में जानेगा, गाय बैल भैंस के बारे में जानेगा, किस प्रकार से गाँव का जो रवैया होता है उसके बारे में जानेगा। उसी प्रकार से अगर जो शहर का बच्चा है उसका जो वातावरण है वो मॉडर्न तरीके से होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा, दुनियादारी के बारे में बेहतर समझ कर पाएगा, क्योंकि उसके पास नए नए जो उपकरण है वो मिलेगा, नया सुविधाएं मिलेगा उनको। तो दोनों बालक जो है ना वो एक ही टाइम पे पैदा हुआ है, लेकिन उसका वातावरण अलग अलग होने के कारण उसमें पर्याप्त जो अंतर है ना वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो वातावरण होता है वो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, उसके जीवन को इफेक्ट करता है। दोनों में आप लोगों को समझ में आया वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है। तो चलिए, अब आप लोगों ने ना वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है अच्छे से समझ लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब उसके बाद ना हम लोग सीधा सीधा प्रश्न को करते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले आप खुद को आंसर लेना है और ट्राई करना है कि ये जो 20 से 25 प्रश्न है उसमें कितना प्रश्न आप लोगों का सही होता है, या आप लोगों को चेक करना है। खुद की जो तैयारी है उसको चेक करना है। ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा जब तक आप लोग नहीं करोगे, खुद से टेस्ट नहीं दिलाओगे, तो एग्ज़ाम में कोई आप लोगों का मदद करने के लिए आएगा क्या? कोई आपको एक नंबर का भी हेल्प करेगा क्या कि इसका आंसर ये होगा, ये ले लो बोल करके बताएगा क्या? नहीं बताएगा ना। तो जो आप लोग पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो आंसर लोगे उसके आधार पर आप लोगों का नंबर मिलने वाला है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप खुद से आंसर लो, मेरे आंसर लेने से भी पहले। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान जन्मजात व्यक्ति
व्यक्तिक गुणों का योगफल है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी वंशानुक्रम या ऑप्शन डी युयुत्सा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक प्रत्येक प्रश्न का मैं आंसर आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे से। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाली स्थान जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, तो वंशानुक्रम जो होता है वो जन्मजात व्यक्तियों का गुणों का योगफल है, आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को बताया भी था ना कि वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम जो होता है वो अपने माता पिता की जो हेरिडिटी है, जो आदत व्यवहार और उसके जो रंग रूप होते हैं, वो तमाम जो चीज़ है वो बालकों में जो आता है ट्रांसफॉर्म जो होता है, उसे हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। अगर मान के चलो किसी का माता पिता जो रहेगा वो काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, तो जनरली वो भी ना, उसका जो बच्चा है वो भी इंटेलिजेंट होता है। जैसे रंग रूप बाल आकार, ये तमाम जो चीज़ है ना वो वंशानुक्रम के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होता है उसे हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है? ऑप्शन ए लैमार्क का, ऑप्शन बी हैरिसन का, ऑप्शन सी डार्विन का या ऑप्शन डी मैकडूगल का। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी डार्विन करेक्ट हो जाएगा। ये जो डार्विन है उसका फुल जो नाम है वो चार्ल्स डार्विन है, ये भी याद रखना है। और सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है, तो ये जो सिद्धांत दिया वो डार्विन ने दिया था, आप लोगों को ये याद रखना है। और आप लोगों को नोट करके रखना है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यह सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया, केवल इतना लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। प्रश्न क्रमांक 3 को, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने गुणसूत्र का जोड़ा होता है ये आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 23 गुणसूत्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, तो सामान्य जो संयुक्त कोशिका होता है उसमें जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं वो 23 गुणसूत्र होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और एक सामान्य मनुष्य में टोटल 46 जो गुणसूत्र है वो पाया जाता है, जिसको 2 अलग अलग गुणसूत्रों का जोड़ा होता है 23 करके। और ये जो गुणसूत्र है उसे क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा ना। और ये जो 46 गुणसूत्र है वो मिलकर के एक जो इंसान है उसका निर्माण करता है। आप लोगों को पता होगा ना, एक स्त्री और एक पुरुष दोनों मिलकर के ना जो 23 गुणसूत्र होते हैं उन दोनों को मिलाकर के जो 46 गुणसूत्र होते हैं उससे एक बेबी का जन्म होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा 10th में आप लोगों को ये सारा चीज़ को पढ़ा दिया गया है, जो विज्ञान की क्लास है उसमें। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए XX गुणसूत्र, ऑप्शन बी XYY गुणसूत्र, ऑप्शन सी XXX गुणसूत्र या ऑप्शन डी X गुणसूत्र। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए, फिर विस्तार पूर्वक आप लोगों को इसका आंसर दूंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए XX गुणसूत्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं, ये आप लोगों को तो पता होगा, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक जो पुरुष होता है उसमें XY गुणसूत्र पाया जाता है और XY जो होता है ना वो पुरुष की पहचान करता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो एक महिला है ना उसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है और ये महिलाओं की पहचान होता है। आप लोगों को पता होगा ना कि अगर पुरुष का अगर X मिले और महिला का भी X मिले तो वो क्या बनेगा, एक पुत्री का जन्म होता है, मतलब लड़की का जन्म होता है, क्योंकि XX की पहचान क्या होता है, महिला का होता है या लड़की का होता है। उसके अलावा अगर पुरुष का ना Y मिल जाए और महिला का X मिल जाए तो X और Y मिलकर क्या बनेगा, तो वो पुत्र का जन्म देगा, मतलब जो लड़का है उसको जन्म देगा। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों
लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एक सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होता है और लेकिन एक सामान्य पुरुष में ना XY गुणसूत्र होता है। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है कि सामान्य जो पुरुष होगा ना उसमें 46 गुणसूत्र होता है या सामान्य महिला में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 मूल करके क्या होता है, एक जो नवजात शिशु उसका जन्म होता है उसके उसी प्रकार से सेम टू सेम XY और XS गुणसूत्र होते हैं। दोनों में आप लोगों को याद रखना है। 10th में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी XP, ऑप्शन सी XY या ऑप्शन डी CX। तो क्या इसका आंसर होगा? अभी जस्ट आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 4 में बताया था ना, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी XY करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। तो एक जो लड़का है उसके पैदा होने के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम है वो XY क्रोमोसोम करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को जस्ट अभी बताया ना। अगर XX मिलेगा तो वो क्या होगा, वो लड़कियों को जन्म देगा, लेकिन XY होगा तो वो लड़कों को जन्म देगा। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब ध्यान से पढ़िए। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आनुवंशिकी एवं वातावरण, ऑप्शन बी व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन सी वातावरण एवं जीव विज्ञान या ऑप्शन डी वातावरण एवं पालन पोषण। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकी एवं वातावरण करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण का जो विवाद है ना वो आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। ये आप लोगों को याद रखना है। हेरिडिटी एवं इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना ज़्यादा बेहतर होगा। और CDP में ना एक चीज़ महत्वपूर्ण होता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका आंसर लेने की जो क्षमता है वो बेटर होता जाता है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है। ऑप्शन ए प्रयासों का नियम, ऑप्शन बी सीखने का नियम, ऑप्शन सी समानता का नियम या ऑप्शन डी स्वास्थ्य का नियम। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी समानता का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है। तो वंशानुक्रम संबंधी जो नियम है ना वो समानता का नियम है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। और वंशानुक्रम में ना टोटल 6 प्रकार के जो नियम है वो दिया गया था। सबसे पहला जो है वो समानता का नियम है, दूसरा जो है वो मित्रता का नियम है, तीसरा जो है वो प्रत्यागमन का नियम है, चौथा जो है वो चयनित गुणों का नियम है, पांचवा जो है वो मातृ पितृ पक्षों का नियम है और छठवां जो अंतिम में है ना वो संयोग का नियम है। तो ये 6 प्रकार के जो नियम है ना वो वंशानुक्रम संबंधित नियम दिया गया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है और चाहो तो नोट करके भी आप लोग रख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी समानता का नियम जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और आप लोगों का ना अगर किसी भी प्रकार का सवाल होगा ना तो बेशक उसमें भी कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, उसका भी आंसर मैं ज़रूर दूंगा आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को अब पढ़िए। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी भिन्नता, ऑप्शन सी प्रत्यागमन या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो आप लोगों को अभी जस्ट वंशानुक्रम का 6 प्रकार के नियम बताया था ना, एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो नियम है वो समानता का नियम है, दूसरा जो नियम है वो मित्रता का नियम है, तीसरा जो नियम है वो प्रत्यागमन का नियम है, चौथा जो नियम है वो चयनित गुणों का नियम है, पांचवा जो नियम है वो मातृ पितृ पक्ष का नियम है
है और लास्ट में जो छठवां नियम आएगा वो संयोग का नियम है। तो इसमें आप लोग ये बताओ कि ये अभिप्रेरणा का नियम इसमें कहाँ आ रहा है। तो वंशानुक्रम का जो नियम पूछा है वो 6 प्रकार का नियम है। इन 6 को आप लोगों को याद रखना है, लेकिन अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है उसका नियम नहीं दिया गया था वंशानुक्रम में। तो ये जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो नोट करने के लिए बोल रहा हूँ तमाम चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा जी, क्योंकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को रिवीजन भी तो करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़िए। अब वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होता है कहलाती है। ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लीन-फेंटर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम या ऑप्शन डी विल्सन सिंड्रोम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाता है, तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। आप लोगों को थोड़ा सा सरल तरीके से बता दूँ, माता के जो 21वें जो गुणसूत्र हैं उसके अलग ना हो पाने के कारण ना आप लोगों ने अनेक ऐसे बालक देखे होंगे जिनकी ना 6 उंगलियाँ देखे होंगे, 7 उंगलियाँ देखे होंगे। उसके अलावा पैर में जो एक्स्ट्रा उंगलियां वगैरह निकल जाया होता है। कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनका ना तीसरा हाथ भी निकला हुआ होता है, पैर भी अलग निकला हुआ होता है। तो इस प्रकार की जो विकलांगता जो दिव्यांगता आता है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को अब ध्यान से पढ़िए। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा है? ऑप्शन ए गैसेल, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी टर्मन या ऑप्शन डी डॉक्टर माथुर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी टर्मन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा? तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो कहा है, वो टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अलग से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी आनुवंशिकता, ऑप्शन सी हार्मोन या ऑप्शन डी समाज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आँखों के जो रंग को कारक जो प्रभावित करता है वो वंशानुक्रम ही ना करेगा जी, जिसे आप लोग हेरिडिटी के नाम से जानते हो। अगर किसी के माता पिता का आँखों का रंग अगर प्योर काला होगा तो उसके बच्चों का भी काला होगा। मान के चलो अगर उसके आँखों का रंग जिनके माता पिता का अगर भूरा भूरा टाइप से होगा तो जनरली उसका बच्चों का भी आँख का जो रंग होता है वो भूरा ही होता है। तो ये हेरिडिटी होता है ना, जो एक माता पिता है उनका जो गुण है, उनका जो क्वालिटी है, वो सारा चीज़ क्या होगा उसके बच्चों में जो ट्रांसफ़र होता है और जो आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वंशानुक्रम कहेंगे, ठीक है, जिसे हेरिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी गोद लिए गए बच्चों को वही बुद्धि लब्धि IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदरी भाई बहन का होता है। ऑप्शन सी अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता या ऑप्शन डी विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप लोगों को थोड़ा सा सरल तरीके से समझा देता हूँ। मान के चलो एक बच्चा का जन्म गाँव में हुआ है और एक बच्चे का जन्म शहर में हुआ है, लेकिन जो गाँव का बच्चा है ना उसे 5 साल के बाद में शहर भेज दिया और शहर का एक जो बच्चा है उसे 5 साल के बाद में गाँव भेज दिया और उनको बोला कि अब से लगभग 20
साल तक की तुमको ऐसे ही रहना है, गांव के बच्चे को शहर में रहना है 20 साल तक की और शहर के बच्चे को गांव में रहना है 20 साल तक की। तो इस प्रकार से अगर मैं ट्रांसफॉर्म किया तो इसमें क्या होगा, जो गांव का बच्चा है वो शहर में जाकर के शहर के जो वातावरण है उसमें घुल मिल जाएगा, जो टेक्नोलॉजी वहाँ की जो रहन सहन जितना सुख सुविधा है उनका उपभोग करेगा और पढ़ा गया लिखेगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी सीखेगा। लेकिन वही जो बच्चा है वो जो शहर से गाँव में गया है वो अब क्या करेगा, गाँव के वातावरण में रह करके खेती बाड़ी गाँव का जो माहौल है उसमें पलेगा बढ़ेगा, और टेक्नोलॉजी की कमी वगैरह के कारण क्या होगा, उसमें जो गुणवत्ता है उसका वो जो कमी होगा, गांव के अकॉर्डिंग उसका जो वातावरण है वो विकसित होगा। और बाद में जब दोनों को एक साथ लाया जाएगा तो क्या होगा, जो वातावरण है, जो परिवेश है, जो गुण है उसका प्रॉपर उसमें प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, कि एक जो गांव का बच्चा इसमें आ गया और शहर का बच्चा इसमें आ गया। तो इस प्रकार से जो अनुवांशिक बनावट है ना, और उसके बनावट के साथ साथ जो उसका परिवेश है, जो उसका गुणवत्ता है उसमें प्रत्युत्तरात्मक तरीके से प्रभावित करता है जो लोग होते हैं उनको। समझ में आया आप लोगों को मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि वहाँ का जो वातावरण है वो बच्चों को प्रभावित करता है, जिस वातावरण में वो रहता है वो जो वातावरण है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो वातावरण करता है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा शहर और गाँव में ना प्रॉपर जो लोग हैं वो अंतर पाए जाते हैं सभी लोगों में। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी एनास्टॉसी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रॉस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो ये रॉस नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में फटाफट। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन ए पेड़ पौधे जीव जंतु, ऑप्शन बी रिश्ते नाते संस्कृति, ऑप्शन सी मकान सड़क पूजा स्थल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति भी आता है और मकान सड़क पूजा स्थल भी आता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कोई विशेष जो त्यौहार होता है उसमें हम लोग पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। जैसे वट सावित्री होता है तो वट सावित्री में क्या करते हैं, पीपल और बरगद की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से तुलसी पूजा में हम लोग क्या करते हैं, तुलसी भगवान की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा आंवला नवमी वगैरह आता है तो आंवला की पूजा करते हैं। तो इसको भी हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत आता है, पर्यावरण का अंश मानते हैं। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी जैव अजैव, ऑप्शन सी परिवार या ऑप्शन डी पशु। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जैव अजैव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो सम्मिलित होता है वो जैव और अजैव दोनों हो जाएगा। जैव के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पशु भी आ जाएगा और परिवार भी आ जाएगा। मतलब जितने प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु सारा चीज़ है वो जैव के अंतर्गत आ जाएगा। और अजैव में क्या आएगा, तो अजैव में जो ना सड़क वगैरह जो पुलिया वगैरह जो लोग हम लोग आ जाए मतलब जो जीवित नहीं है वो भी ना पर्यावरण ना के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ऑप्शन ए भावना और मनोभाव, ऑप्शन बी सांस्कृतिक और प्रशिक्षण, ऑप्शन सी बच्चे का दृष्टिकोण या ऑप्शन डी लक्ष्य और प्रयोजना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक और प्रशिक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वे कौन से बाह्य कारक है जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? बाह्य कारक बोला है जी, तो बाह्य जो कारक होगा, बाहरी जो कारक होगा वो संस्कृति हो जाएगा और प्रशिक्षण हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, जो बाह्य कारक है वो, ठीक है। आंतरिक कारक के अंतर्गत तो भावना आ जाएगा, जो हमारे मनोभाव होते हैं वो आ जाएगा आंतरिक में, और बच्चे का दृष्टिकोण भी आंतरिक हो जाएगा, जो
स्वयं के अंदर रहता है। लक्ष्य और प्रयोजना भी स्वयं के अंदर आ जाते हैं। हम लोग स्वयं लक्ष्य बनाते हैं ना जी, और प्रयोजना बनाते हैं। लेकिन संस्कृति और प्रशिक्षण जो है ना वो बाह्य कारक है, मतलब दूसरे लोगों के द्वारा दी जाने वाली कारक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है ऑप्शन ए विद्यालय पर, ऑप्शन बी परिवार पर, ऑप्शन सी समुदाय पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है, वो विद्यालय पर भी करता है, परिवार पर भी करता है और समुदाय पर भी करता है। अगर बालक जो है वो विद्यालय में रहेगा, विद्यालय में अच्छा वातावरण रहेगा, तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है मतलब उसका जो मस्तिष्क है वो साफ रहेगा, सुथरा रहेगा और अच्छा सोच वाला रहेगा ना। ठीक उसी प्रकार से परिवार जो सिखाएगा उसके हिसाब से उसका स्वास्थ्य रहेगा और समुदाय जो सिखाएगा उसके हिसाब से रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब पढ़िए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार का सामाजिक स्थिति या ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि सभी लोगों ने ना ऑप्शन नंबर डी को ही लिए होंगे, क्योंकि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक बोला है तो ये वंशानुक्रम भी हो जाएगा, मतलब हेरिडिटी हो जाएगा। परिवार का जो वातावरण है वो भी हो जाएगा और परिवार की सामाजिक स्थिति भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न को मुझे आप लोगों को ना और समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ईजी है, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा अपने माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फराडे द्वारा क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए पराह, ऑप्शन बी नर्सिसिज्म, ऑप्शन सी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या ऑप्शन डी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। और ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप लोगों को ना मैं बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन पहले बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 19 को समझा देता हूं अपने शब्द में। आप लोगों ने देखा होगा एक जो बालक है, एक जो लड़का है वो अपने पिता की अपेक्षा अपने माता को सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो इसका क्या कारण है? तो उसके बॉडी में जो हॉर्मोन्स रहता है ना वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स नामक हॉर्मोन्स के कारण अपने माता को सबसे ज़्यादा वो प्रेम करती है। और बात बात पर कोई भी चीज़ बताना होता है ना तो अपनी मम्मी को ज़्यादा बताता है, जनरली लड़के। और आप लोगों को इसको कैसे याद रखना है, एक जो लड़का है या एक जो बालक है उसको क्या पसंद है? तो ऑडी गाड़ी आप लोग जानते हो ना, 4 व्हीलर वाला ऑडी। तो एक जो बालक है या लड़कों को ना हमेशा ऑडी गाड़ी जो है वो पसंद आता है। अपने मम्मी के लिए ना एक जो बालक है वो ऑडी गाड़ी लेकर के पसंद करता है, उसको गिफ्ट करना चाहता है। ऑडी का मतलब क्या लेना है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लेना है। एक लड़का को क्या पसंद है गाड़ी में? तो एक लड़का को गाड़ी में ना उसको ऑडी गाड़ी जो जानते हो ना वो पसंद है। किसके लिए लेना चाहता है? अपनी मम्मी के लिए लेना चाहता है, ताकि उसको बैठा के बढ़िया सा घुमाऊं, उसको अच्छा सा प्रेम करूं। आप लोगों को समझ में आया कैसे लेना है? ठीक उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा एक जो लड़की है या एक जो गर्ल है वो ना अपने माता की अपेक्षा अपने पिता को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, उसको प्रेम करता है। उसका क्या कारण है? उसके बॉडी में ना इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नामक जो हॉर्मोन्स है वो पाया जाता है। इसको आप लोगों को कैसे याद रखना है? एक जो लड़की है उसे इलेक्ट्रिक गाड़ी जानते हो ना, अभी नवा नवा निकला है वो। तो एक जो लड़की है उसको इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़्यादा पसंद है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर के अपनी पिता को गिफ्ट करना चाहता है। क्या? तो एक लड़की को इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद है और वो लेकर के अपने पिता को गिफ्ट करना चाहता है और उसको बैठा करके घुमाना चाहता है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का से क्या लेना है आप लोगों को? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लेना है। समझ में आया आप लोगों को दोनों में क्या डिफरेंट है, कैसे याद करना है? रटना आप लोगों को
बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को बार बार मैं बोलता हूँ, जितना अच्छे से समझोगे उतना आप लोगों को ना बहुत बेहतर रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। एक लड़का को क्या पसंद है? ऑडी गाड़ी। किसके लिए? अपनी मम्मी के लिए। तो मम्मी के प्रति प्रेम को क्या बोलेंगे? ऑडीपस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से एक लड़की को कौन सा गाड़ी पसंद है? तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद है। इलेक्ट्रिक गाड़ी से क्या लेंगे? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। किसके लिए? तो अपने पिताजी के लिए। दोनों समझ में आया आप लोगों को? अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ऐसे पढ़ना आप लोग प्रेफर किया कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर ये अच्छा लगा ना तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है वो कैसा लगा बताने में मेरे को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को अब ध्यान से पढ़िए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी खेल तथा व्यायाम, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो शारीरिक विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो वंशानुक्रम भी हो जाएगा, वातावरण भी हो जाएगा, खेल तथा व्यायाम भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। और अभी आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे बेहतर होगा, मैं बार बार आप लोगों से बोलते रहता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़िए। खाली स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी गैरेट, ऑप्शन सी हॉलैंड, या ऑप्शन डी थार्नडाइक। तो क्या इसका आंसर होगा? एटलीस्ट गेस तो कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाली स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ये वुडवर्थ नामक ना मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग इसको भी पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन ए आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन बी वृद्धि और विकास, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, या ऑप्शन डी अनुशासन और पौष्टिकता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता और पर्यावरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को आप लोगों को ना अपने शब्दों में समझा देता हूँ। एक 6 वर्ष की लड़की है, वो खेल कूद में ना असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करता है। और प्रदर्शन करने के पीछे कारण क्या है? उसके जो माता पिता है ना, वो दोनों के दोनों ही खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी होने के नाते ना उसको प्रतिदिन क्या करते हैं? प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं, और सप्ताह में उसको क्या करते हैं? खुद प्रशिक्षण देते हैं। और इस प्रकार की जब प्रशिक्षण देंगे तो सबसे ज़्यादा संभव क्या होगा? असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा ना। तो इस प्रकार की जो असाधारण प्रतिभा जो दिखाएगा, उसमें जो खेल के प्रति रुचि आएगा, जो प्रशिक्षण दिखाएगा, उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम या उसका कारण जो होगा ना, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण हो जाएगा। क्यों? तो उस बच्ची को उस पर्यावरण मिल रहा है, उस प्रकार का प्रशिक्षण मिल रहा है जो उसको आगे बढ़ाए, एथलेटिक्स में उसको क्या करे? अच्छा मेडल दिलाए, अच्छा प्रदर्शन करे। और आनुवंशिकता भी होगा ना जी, हेरिडिटी, मतलब उसके माता पिता खिलाड़ी है, तो जनरली अपने बच्चों को भी उसी प्रकार के प्रशिक्षण देंगे, तो वो भी क्या होगा? उसका रुचि आएगा उसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में प्रतिभाशालीता खाली स्थान के कारण हो सकती है। ऑप्शन ए एक संसाधन समृद्ध वातावरण, ऑप्शन बी सफल माता पिता, ऑप्शन सी एक आनुवंशिक दिनचर्या, या ऑप्शन डी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में प्रतिभाशालीता खाली स्थान के कारण हो सकती है। तो बच्चों में जो प्रतिभाशाली आएगा, मतलब कोई भी फील्ड में ना जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, उसका कारण क्या होगा? एक तो आनुवंशिकता होता है, मतलब हेरिडिटी, जो उसके माता पिता से उसको गुण मिला होगा। दूसरा उसका वातावरण, अब भी आप लोगों को जस्ट प्रश्न क्रमांक 22 में बताया था ना कि जैसा उसका वातावरण रहेगा,
जैसे उसका परिवेश रहेगा उस प्रकार से वो जो बालक है वो अपना ग्रोथ करेगा, अपना विकास करेगा। तो अंतःक्रिया करेगा ना जी, आनुवांशिकता और वातावरण में उसके अनुसार ढलेगा ना। तो इस प्रकार से 23 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को पढ़िए। खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालीता होती है। ये तो सेम प्रश्न हो गया जी, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए। ऑप्शन ए आनुवांशिक रचना, ऑप्शन बी वातावरणीय अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी ए बी और दोनों का संयोजन, या ऑप्शन डी मनोसामाजिक कारक। तो ये तो इजी है आप लोगों के लिए, क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी का संयोजन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालीता होती है। तो खाली स्थान के कारण मतलब आनुवांशिक संरचना के कारण और वातावरण अभिप्रेरणा के कारण। अभी जस्ट प्रश्न क्रमांक 23 में पढ़ा ना, तो वो दोनों के दोनों ये जो प्रश्न है ना वो सेम है, लेकिन पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। तो इसको पढ़िएगा और खुद आंसर लेने की पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद आप लोगों को इसको भी मैं सरल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को पहले आप ध्यान से पढ़िए। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन सी, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या ऑप्शन डी, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो क्या इसका सही आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी ही ना हो जाएगा जी। विकास जो होता है वो कुछ जो विकास होगा वो आनुवांशिकता डिसाइड करता है, हेरिडिटी जो है वो, और कुछ जो डिसाइड करेगा वो पर्यावरण डिसाइड करेगा, वहाँ का जो वातावरण होगा वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से भी सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो और उसके लिए आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूँ, ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात करके किसी भी प्रकार की सजेशन ले सकते हो या किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूँगा, और उस फ़ोनपे के नंबर पर आप लोगों को केवल 200 आप लोगों को फ़ोनपे करना है। उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है वो आप लोगों को दे दूँगा। उसके बाद आप लोग कभी भी किसी भी समय आप लोग कॉल कर सकते हो डायरेक्ट, और मेरे से ना किसी भी प्रकार के अगर सजेशन लेना चाहो तो वो ले सकते हो, या क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, और ये जो रिक्वायरमेंट है ना केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ, जिनको विशेष तौर पे ना विशेष प्रकार से सजेशन की आवश्यकता है, उनके लिए है। ठीक है, लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन चाहूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ। लेकिन क्या है ना, छोटे छोटे सवाल के लिए बार बार आप लोग को सवाल करोगे ना, क्वेश्चन करोगे, फ़ोन करोगे, तो इसीलिए ये जो छोटा सा रिक्वायरमेंट है वो मैं रखा हूँ। वैसे भी घूमने जाओगे तो आराम से उड़ा देते हो इतने पैसे, तो आप तो आराम से इसके लिए अपने पढ़ने के लिए दे ही सकते हो। चलिए एक बार सोचिएगा ज़रूर। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का नया टॉपिक लेकर के आऊँगा और MCQ इसी प्रकार से। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।